बहुत पुराने समय की बात है। राजस्थान के गांव में रमेश अपनी पत्नी पायल और अपनी एक 10 साल की बेटी मेघा के साथ रहता था। हे ऊपर वाले, इस बार समय पर बारिश नहीं हुई, कहीं मेरी फसल बर्बाद ना हो जाए। पूरे 1 साल की फसल अगर बर्बाद हो गई तो मैं अपने परिवार को कैसे पालूंगा। तभी वहाँ पर गांव का एक आदमी उसके पास आया। अरे चिंता क्यों करते हो रमेश, ऊपर वाला चाहेगा तो समय पर बारिश जरूर होगी, और अगर नहीं हुई तो ट्यूबवेल से अपने खेतों की सिंचाई कर देना। अरे तुम तो जानते हो कि मैं गरीब आदमी हूँ, पूरा साल खाद और कीटनाशक दवाइयाँ डालने में ही पैसे खर्च हो गए, और ऊपर से मैं अपनी बेटी को पढ़ा भी रहा हूँ, उसमें पैसे खर्च होते हैं। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं बचे कि ट्यूबवेल से अपने खेतों की सिंचाई कर सकूं। अरे चिंता मत करो रमेश, हमारे प्रधान जी कब काम आएंगे। अगर ऐसी कोई नौबत आती है तो मैं तुम्हें प्रधान जी से कुछ पैसे उधार दिला दूंगा। अपने खेतों में काम धाम करने के बाद रमेश रात को घर लौटा। उसकी पत्नी मिट्टी के चूल्हे पर खाना पका रही थी। क्या बना रही हो पायल? अरे आ गए आप। मेघा ने कहा था कि आज सब्जी पूरी खानी है, इसीलिए मैं सब्जी पूरी बना रही थी। आज मैं पापा को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। अरे वाह मेरी बिटिया, तुम्हारे हाथों से खाना खाकर तो मजा ही आ गया। रमेश हाथ पैर धोकर आया और तीनों लोग एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। हे चूल्हा देवता, आपकी वजह से हमारा पेट भर पाता है। अपना आशीर्वाद बनाए रखना, कभी ऐसा दिन ना आए कि आपकी जरूरत हमें ना पड़े। पायल, मैं हर रोज देखता हूँ तुम चूल्हे की पूजा करती हो, उनसे तुम हर रोज यही कहती हो कि ऐसा कोई दिन ना आए जिस दिन चूल्हा ना चले। भला मेरे रहते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? अब भले ही कुछ ना बताएं, लेकिन आपके चेहरे पर मुझे सब कुछ दिखता है। आप हर वक्त परिवार के लिए चिंता में रहते हो। अब क्या बताऊं तुम्हें मैं, मुझे अपनी फसलों की बहुत चिंता है। पिछले कई सालों से फसलों के अच्छे दाम नहीं मिल रहे, और इस बार समय पर बारिश भी नहीं हो रही। अगर वक्त पर बारिश नहीं हुई तो फसल बर्बाद हो जाएगी। ऐसा क्यों सोचते हैं आप? भले ही फसलों के अच्छे दाम नहीं मिल रहे, लेकिन कम से कम हम भूखे तो नहीं मर रहे। ऐसे दिन बीतते गए और पूरा मौसम निकलने के बाद भी इस बार बिल्कुल बारिश नहीं हुई। कभी कभी हल्की बूंदाबांदी हुई, लेकिन उससे खेतों की सिंचाई तो नहीं हो सकती थी ना। अब मेरी फसल लगभग बर्बाद हो चुकी है। मौसम इतना साफ है, दूर दूर तक बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे। तभी वहाँ पर रमेश का दोस्त आ गया। फिर तो यहाँ खेतों के किनारे बैठकर रोने लगा रमेश। मुझे पता है कि बारिश न होने की वजह से तू परेशान है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। चल मेरे साथ प्रधान जी के पास, उनसे कुछ उधार पैसे ले ले और अपने खेतों की ट्यूबवेल से सिंचाई कर दे, वरना 1 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अब रमेश के पास प्रधान से पैसे उधार लेने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो महेश के साथ प्रधान जी के पास पहुँच गया। प्रधान जी, समय पर बारिश न होने की वजह से मैं अपने खेतों की सिंचाई नहीं कर पाया। अगर ट्यूबवेल से सिंचाई करने के लिए आप मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दें तो आपका बहुत उपकार होगा। अरे रमेश, तुम हमारे गांव के हो, अगर ऐसी कोई समस्या थी तो तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। मुनीम जी, रमेश के कागजों पर अंगूठा लगवा लो और जितना पैसा चाहिए दे दो। रमेश पढ़ा लिखा तो था नहीं, इसलिए उसने उन कागजों पर अंगूठा लगा दिया। प्रधान जी से पैसे लेकर रमेश अपने खेतों में ट्यूबवेल से सिंचाई करने लगा। कुछ ही दिनों बाद उसकी फसलें लहराने लगी, जिसे देखकर रमेश बहुत खुश हुआ। पायल, अगर प्रधान जी ने मेरी मदद न की होती तो मेरी साल भर की मेहनत बर्बाद चली जाती। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। आप फिजूल में ही परेशान हो रहे थे। तो इस तरह धीरे धीरे वक्त बीतता गया और रमेश के खेतों की फसल तैयार हो गई। जब फसल काटने का समय आया तब रमेश अपनी पत्नी के साथ खेतों पर गया। पायल ने सबसे पहले अपने खेतों की पूजा की। हे अन्न देवता, तू ही हम किसानों का एकमात्र सहारा है, अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गांव के प्रधान जी का, उन्होंने हमारी मदद की, उनका भी कल्याण हो। तभी वहाँ पर प्रधान जी अपने आदमियों के साथ आ गए और उन्हें फसल काटने से रोक दिया। तुम लोग प्रधान जी के खेत से फसल चोरी कर रहे हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आई? ये सुनकर रमेश और पायल हैरान हो गए, क्योंकि वो दोनों तो अपने ही खेतों में बैठे थे। प्रधान जी, ये खेत आपके नहीं है, ये खेत तो मेरे हैं। मुनीम जी को समझाइए ना। रमेश, मुनीम जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये खेत अब तुम्हारे नहीं रहे बल्कि मेरे हो चुके। अगर यकीन ना हो तो इन कागजों पर अपने अंगूठे के निशान देख लो, तुमने लगाए थे ना। लेकिन ये निशान तो मैंने आपसे पैसे उधार लेने के लिए लगाए थे ना। इन कागजों पर साफ साफ लिखा है कि तुमने अपने सारे खेत मेरे नाम कर दिए। अब गनीमत इसी में है कि यहाँ से चले जाओ। अगर ये फसल काटोगे तो 10% अनाज मैं तुम्हें दे दूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन प्रधान जी, ये तो चालाकी हुई ना, आपने हमारे साथ धोखा किया है। रमेश, अपनी पत्नी को समझा ले, वरना अभी मैं पुलिस को बुलाकर मेरे खेतों में चोरी करने के इल्जाम में तुम दोनों को जेल के अंदर डलवा दूंगा। इतना कहकर प्रधान जी वहाँ से चले गए। अब रमेश के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। रमेश घर में अकेला बैठकर रोने लगा। मैंने सोचा था कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, लेकिन मेरा सारा सपना टूट गया। ऐसे दिन बीतते गए। अब उनके घर में खाने को भी कुछ नहीं बचा। पायल अपने चूल्हे के पास गई और वहीं बैठकर रोने लगी। हे चूल्हा देवता, मैं तो तेरी हर रोज प्रार्थना करती थी
हर दिन अपने खेतों की पूजा करती थी, लेकिन ऊपर वाले ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। हमारे खेत भी छीन लिए और इस चूल्हे पर पकने के लिए कुछ अनाज भी नहीं बचा। मैं तुझसे हर रोज प्रार्थना करती थी कि कभी ऐसा दिन मत आने देना कि चूल्हे पर खाना न पके, पर आपने मेरी प्रार्थना ठुकरा दी। अचानक तेज रोशनी हुई। उसने देखा कि वहां पर अब 2 चूल्हे रखे हुए थे, एक सोने का और एक चांदी का। अभी तो यहाँ पर सिर्फ एक मिट्टी का चूल्हा रखा था, अचानक 2 चूल्हे कहाँ से आ गए? तभी अचानक सोने के चूल्हे से आवाज आई, मैं सोने का चूल्हा हूँ और ये चांदी का। तुम हमारी हर वक्त पूजा किया करती थी, तो हम भला तुम्हें कैसे दुखी देख सकते थे? इसीलिए भगवान ने हम दोनों को तुम्हारे पास भेजा है। आज के बाद मेरे ऊपर तुम कुछ भी पकाओगी वो सब कुछ सोने का बन जाएगा, और चांदी के चूल्हे पर तुम जो भी पकाओगी वो चांदी का बन जाएगा, जिससे तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। पहले तो पायल को कुछ समझ में नहीं आया, पर सुबह उठते ही उसने सोने के चूल्हे पर पानी गर्म किया तो वो सोने का बन गया। फिर उसने चांदी के चूल्हे पर पानी गर्म किया तो वो पूरा पानी चांदी का बन गया। अब उनके पास पैसा ही पैसा हो गया। उन्होंने बहुत अच्छा घर बनवा लिया और अपनी बेटी को भी अच्छे कॉलेज में पढ़ाया। पढ़ लिखकर मेघा जवान हो गई और आईपीएस ऑफिसर बन गई। एक दिन वो प्रधान के पास गई। प्रधान चाचा, मुझे तो आप पहचानते ही होंगे। अरे हाँ बिटिया मेघा, तुम्हें तो आज पूरा गांव जान गया। तुम तो बहुत बड़ी पुलिस ऑफिसर बन गई हो। इस बैग में 1 करोड़ रुपए है। मैं इस गांव में एक फैक्ट्री खोलना चाहती हूँ, तो आपकी परमिशन तो लगेगी। अरे इन पैसों की क्या जरूरत, खैर तुम दे रही हो तो मैं ले लेता हूँ। लाओ, कहाँ साइन करना है? प्रधान ने बिना कुछ देखे उन कागजों पर साइन कर दिए। फिर मेघा ने सभी गांव वालों को बुलाकर उनसे कहा, गांव वालों, मेरी बात ध्यान से सुनो। आप सभी लोगों के अनपढ़ होने का इस प्रधान ने बहुत फायदा उठाया। सभी के खेत इसने अपने नाम करवा लिए थे, लेकिन आज से आप सभी के खेत आप लोगों के नाम हो चुके हैं। ये रहे आपके कागज, और प्रधान के सारे खेत और इसका घर अब मेरे पिताजी के नाम पर हो चुके हैं। प्रधान जी, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो शहर चले जाओ, वहाँ सिग्नल पर भीख बहुत अच्छी मिल जाती है। इस गांव में तो तुम्हें कोई भीख भी नहीं देगा। इतना कहकर मेघा अपनी गाड़ी में बैठकर अपने बंगले में चली गई। सभी गांव वाले अपने खेत और जमीन पाकर बहुत खुश हो गए और वो प्रधान भीख मांगने लगा। सुहानी अपने पिता महेंद्र के साथ रूपनगर में रहती थी। बचपन में जब सुहानी की मां का देहांत हो गया तो उसके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। सुहानी की सौतेली मां सुधा शादी के बाद अपनी बेटी ज्योति को भी साथ लाई थी। सुहानी और ज्योति अब बड़ी हो चुकी थी। सुहानी देखने में बहुत सुंदर थी। उसके लंबे काले और घने बाल उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देते थे। ये देखकर सुधा सुहानी से बहुत ईर्ष्या करती थी। एक दिन, ज्योति, तुझे कितनी बार बोला है तू भी सुहानी जैसे सुंदर बालों वाली बन। देख उसके बाल कितने काले, लंबे और घने हैं। पता नहीं कितने महंगे महंगे इत्र और खुशबू वाली जड़ी बूटियां लाकर दी हुई हैं। पर तुझे घूमने से फुर्सत मिले तो तू बालों पर ध्यान देना। सुहानी को देख कितने सुंदर बाल है उसके। माँ, सुहानी के बाल बचपन से ही बहुत सुंदर हैं। मेरे बाल उसके जैसे नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है? सुधा, सुहानी के लिए जो रिश्ते की बात की थी उन लोगों को सुहानी पसंद आ गई है। वो लोग अगले महीने ही विवाह के लिए बोल रहे हैं। मैं सुहानी को ये खुशखबरी बताकर आता हूँ। पिताजी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे कोई विवाह नहीं करना। नहीं सुहानी बिटिया, हर कन्या के पिता को ये आस होती है कि उसकी पुत्री विवाह करके सकुशल अपनी ससुराल जाए। और फिर धर्मचंद जी जाने माने व्यापारी हैं, तो उनके पुत्र के साथ बहुत खुश रहेगी। और फिर सुहानी की शादी धर्मचंद जी के बेटे सुमेर चंद के साथ हो जाती है। सुहानी को अच्छा और पैसे वाला घर मिलता देख सुधा जलन से भर जाती है। मेरी पुत्री ज्योति का रिश्ता भी तो इतने बड़े सेठ के घर हो सकता था, पर इस सुहानी की वजह से ये संभव नहीं हो पाया। मैं भी देखती हूँ इसका विवाह इतने बड़े घराने में कैसे होता है। मेरी ये दवाई अपना असर दिखा देगी। सुहानी, जाओ जल्दी से स्नान कर लो, फिर विवाह के लिए तैयार भी होना है। हे भगवान, मेरे बाल कहाँ गए? मेरे सिर के तो सारे बाल गायब हो गए। ये कैसे हो गया? मैं गंजी हो गई। मेरे बाल कहाँ चले गए? पिताजी, पता नहीं, मैं नहाकर बाहर आई हूँ तो देखा मेरे सिर पर बाल नहीं है। पिताजी, अब मैं क्या करूँ? हे राम, ये क्या हो गया? तुम्हारे बालों से ही तो तुम्हारी सुंदरता थी, अब तुम गंजी हो गई हो। अब तो कोई भी तुमसे विवाह नहीं करेगा। ये सब क्या हो गया प्रभु? मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरी बेटी ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर उसको ही ये दुख क्यों मिला? सुहानी का रिश्ता टूट जाता है।
महेंद्र भी सुहानी को लेकर अब बहुत दुखी रहने लगा था। सुहानी जब अपने पिता को दुखी देखती तो वो भी फूट फूट कर रो पड़ती थी, और ऐसा होते देख सुधा और ज्योति मन ही मन बहुत खुश होती थी। अब तो नगर के लोग भी जब सुहानी को देखते तो उसे गंजी कहकर उससे डर कर भाग जाते। अरे ये गंजी लड़की कितनी बदसूरत दिखाई पड़ती है। हाँ बहन, इसे देखकर तो डर लग रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं। हे भगवान, सब लोग मेरे से नफरत करते हैं। मेरे भी सपने थे कि मेरा विवाह होगा, मैं भी अपने ससुराल जाऊंगी। मेरे सारे सपने चूर चूर हो गए। मेरी वजह से मेरे पिताजी भी आज दुखी है। फिर मैं जीकर क्या करूंगी। तभी सुहानी के सामने उसकी माँ प्रकट होती है। माँ, आप कहाँ चली गई थी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर? मैं तुम्हारी मदद के लिए धरती पर आई हूँ। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। अब तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें ऐसे बाल दूंगी जिन्हें देखकर लोग तुम्हें कभी नहीं भूल पाएंगे। मैं तुम्हें सोने चांदी के बाल प्रदान करूंगी। जैसे ही सुहानी की माँ सुहानी के सिर पर हाथ फेरती है, सुहानी के सिर पर सोने चांदी के बाल आ जाते हैं। सोने चांदी के सुनहरे चमकते बाल सुहानी की खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। माँ, ये सोने चांदी के बाल तो बहुत खूबसूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे फिर से सुंदर बना दिया। आपने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। खुशी खुशी अपने घर जाओ सुहानी। अब कभी भी उदास नहीं होना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सुहानी खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ती है। तभी रास्ते में नगर के राजकुमार की सवारी जा रही थी, इसलिए रास्ते पर चलते लोगों को कुछ देर के लिए रुकने के लिए कहा जाता है। नगर के राजकुमार को देखने के लिए कितनी भीड़ लग गई है। भीड़ में से निकलने की कोशिश करती हूँ। ये सोने चांदी के बाल वाली लड़की, अरे भीड़ में इसका चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा। कितने सुंदर बाल हैं इसके। कहाँ गायब हो गई? हम रथ से उतर कर भी नहीं जा सकते। ओहो, कितने सुंदर बाल थे उसके। वो तो खुद भी कितनी खूबसूरत होगी। सुहानी घर पहुंचती है। मैं अपने बालों को इस दुपट्टे से ढक लेती हूँ, नहीं तो माँ ढेरों सवाल पूछ लेंगी। मैंने इसकी ऐसी हालत कर दी है कि इसे अपने गंजे सिर को छुपाना पड़ता है। माँ, तुमने बहुत सही किया इस सुहानी के बाल गायब करके। सुहानी अपने कमरे में आ जाती है। उधर राजकुमार सूरज सिंह सुहानी के ही ख्यालों में डूबा हुआ होता है। वो सुहानी को याद करते हुए एक तस्वीर बनाता है। राजकुमार सूरज सिंह, आपके स्वयंवर की सारी तैयारियां हो गई हैं। दूर दूर से राजकुमारियों के लिए संदेश भिजवाया गया है। पर ये तुम क्या बना रहे हो? बिना चेहरे की तस्वीर? पिताजी, ये तस्वीर उस लड़की की है जिसके सोने चांदी के बाल हैं, और मैंने निश्चय किया है कि मैं इसी लड़की से विवाह करूंगा। बस मुझे उसे ढूंढना है, और वो कहाँ मिलेगी मैं यही सोच रहा हूँ। पुत्र, सोने चांदी के बाल वाली लड़की सिर्फ कहानियों में होती है। तुम ऐसी लड़की कहाँ ढूंढोगे? ये जिद छोड़ दो। पिताजी, चाहे मुझे पूरे नगर में ऐलान ही क्यों ना करवाना पड़े, मुझे सोने चांदी के बाल वाली लड़की ढूंढनी है, और जिस लड़की के भी बाल सोने चांदी के होंगे मैं उसी से विवाह करूंगा। सेनापति जी, नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया जाए। जिस लड़की के भी बाल सोने चांदी के हैं, हम उसी लड़की से विवाह करेंगे। राजकुमार के कहने पर नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया जाता है। क्या राजकुमार सूरज सिंह उस लड़की से विवाह करेंगे जिसके बाल सोने चांदी के होंगे? मैं कल ही अपनी बेटी ज्योति के बालों में सोने और चांदी का पानी लगा दूंगी। राजकुमार को क्या पता लगेगा, और विवाह के बाद तो उन्हें ज्योति को स्वीकारना ही होगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। सुधा की तरह ही नगर में बहुत सी औरतों ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने अपनी लड़कियों के बालों में सोने और चांदी का पानी लगा दिया। अब तो नगर की बहुत सी लड़कियों के बाल सोने और चांदी के लगने लगे। ये देखकर सेनापति असमंजस में पड़ गया और वो राजकुमार सूरज सिंह के पास पहुंचा। राजकुमार सूरज सिंह जी, बहुत ही बड़ी समस्या आ गई है। नगर में जो भी लड़कियां विवाह योग्य हैं, उन सभी लड़कियों के बाल सोने और चांदी के प्रतीत हो रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी लड़की है जिसके बाल सचमुच सोने चांदी के हैं। सच का पता लगाने के लिए मेरे पास एक उपाय है। नगर की सभी लड़कियों को राजमहल में बुलाया जाए। सेनापति नगर की सभी लड़कियों को राजमहल में आने का संदेशा देता है। ये लड़की कौन है? इसे भी महल में चलने का आदेश दो। सेनापति जी, पर ये तो गंजी है। सेनापति सुधा की बातों पर ध्यान नहीं देता और ज्योति के साथ साथ वो सुहानी को भी राजमहल ले जाता है। आप सबको मैंने इसलिए आमंत्रित किया है कि मैं अपने लिए उचित वधू ढूंढ सकूं, पर आप सबने ही अपने बाल सोने और चांदी के कर लिए। अब एक एक करके सभी कन्याएं इस फव्वारे के नीचे खड़ी होंगी और बालों की सच्चाई सामने आ जाएगी। ये क्या हो रहा है? अब तो ज्योति की सच्चाई राजकुमार के सामने आ जाएगी कि इसके बालों में सोने चांदी का पानी चढ़ा हुआ है।
एक एक करके सभी लड़कियां फव्वारे के नीचे खड़ी होती हैं और उनके बाल धुलकर पहले जैसे हो जाते हैं। बस ये आखिरी लड़की रह गई है राजकुमार, इसे भी फव्वारे के नीचे खड़ा करना है। पर ये तो गंजी है, इसके बाल तो मैंने हो, ये मैं क्या बोलने जा रही थी। इनमें से तो कोई भी लड़की सोने चांदी के बाल वाली नहीं निकली। पता नहीं वो कौन थी, बस ये आखिरी उम्मीद रह गई है। सुहानी घबराते हुए सिर से अपना दुपट्टा उतारती है। सुधा और नगर के सभी लोगों की निगाहें सुहानी के सोने चांदी के बाल देखकर दंग रह जाती हैं। सुहानी फव्वारे के नीचे खड़ी हो जाती है। उसके बाल तो सचमुच सोने चांदी के थे। ये देखकर राजकुमार खुश हो जाता है। हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं, क्या तुम्हें मंजूर है? आपको पति के रूप में पाना मेरा सौभाग्य है, पर मेरे बिना पिताजी। सुहानी बेटी, अब वक्त आ गया है तू इस दुख भरी जिंदगी से आजाद हो जाए और खुली हवा में सांस ले सके। तुझे जीवन में बहुत दुख मिले हैं, पर अब राजकुमार सूरज सिंह के साथ विवाह करके तुम बहुत खुश रहोगी। सदा खुश रहो मेरी बच्ची। सुहानी को उसकी अच्छाई का फल मिल जाता है और राजकुमार सूरज सिंह के साथ उसका विवाह संपन्न हो जाता है और सुधा अपने हाथ मलती रह जाती है।